एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोग का आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं कवर करूंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के सभी बेसिक्स। ठीक है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो भी क्लियर कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, और बहुत सिंपल चैप्टर है। बहुत डिफिकल्ट लगता ज़रूर है बट सिंपल है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम में ही मतलब है कि कैश का जितना भी फ्लो हो रहा है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका सबसे पहले क्या, हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि मान लो हम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम हो गए। ठीक है, सब पेपर वेपर सब हो गए और हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट डे आ गया और हमारा रिजल्ट बढ़िया आया। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत खुशी का दिन हुआ। सो मान लो मेरे पास जिस दिन रिजल्ट आया, ठीक है, हम लोग आ गए हैं अब रिजल्ट डे पे। इमेजिन कर लो, रिजल्ट डे पे हम लोग आ गए और आपने चेक किया कि हमारे पास उस दिन की स्टार्टिंग में कैश था 1,000 रुपये का। ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपये का कैश है। समझ लो मैं भी 12th में ही हूँ, मैंने भी बोर्ड्स दिए, मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे पास स्टार्टिंग में थे 1,000 रुपये। ठीक है, अब खुशी का दिन है इतना, रिजल्ट अच्छा आया है, मुझे मिले पैसे। ठीक है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कुछ कुछ पैसे दिए खुशी में आके। और सपोज मेरी कमाई हो गई उस दिन, मेरे रिजल्ट डे वाले दिन, 500 रुपये की। ठीक है, 500 रुपये की मेरी अर्निंग्स हो गई। अब इतना अच्छा दिन है, हैप्पी हैप्पी सब कुछ जा रहा है, मैंने सोचा चलो यार इंजॉय करते हैं। मैंने आइसक्रीम ऑर्डर करी। ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। या फिर मुझे मैगी खानी थी, मैंने मैगी ऑर्डर कर ली। मुझे कहीं घूमने जाना था तो खर्चा कर दिया मैंने उसमें से 300 रुपये का। मुझे बताओ, मेरे पास दिन के एंड में, उस दिन के एंड में कितने पैसे बचेंगे? 1,000 रुपये स्टार्टिंग में थे, 500 मेरे पास और आ गए, 1,500 हो गए। 300 का मैंने खर्चा कर दिया, मेरे पास एंड में बचे 1,200। 1,200 मेरे पास बैलेंस बचा। तो हम यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि 1,000 रुपये स्टार्टिंग में थे। तो ये क्या था? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और एंड में 1,200 बचे, ये क्या है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है अभी उस पर भी बात करेंगे। बट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें समझ में आया। ये जो बीच में हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो। ठीक है, 500 रुपये आए, 300 रुपये गए। ये क्या है? कैश का फ्लो है। और जो फ्लो है ना, वो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो समझते हो क्या होता है? इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या है कि मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। ठीक है, सो ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में आपके पास, आपके बिजनेस में कैश आता भी है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से आता है। कैश जाता भी है, अलग अलग जगह पे कैश जाता है। उसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो। ठीक है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। सिंपल, ओके। ठीक है, अब ये जो इनफ्लो आउटफ्लो है ना, कि कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलो, अब एक पॉइंट आता है कि यार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों है? क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि प्रॉफिट और कैश दोनों में यार फर्क है। जमीन आसमान का अंतर है। प्रॉफिट अलग चीज है, कैश अलग चीज है। मान लो कि मैंने मैंने सपोज आइसक्रीम का ही बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आइसक्रीम का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे कॉर्नेटो पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, मैंने स्टार्ट किया। और मैंने पहले दिन आइसक्रीम की सेल कर दी। सेल करी मैंने आइसक्रीम सपोज 4,000 रुपए की। ठीक है, 4,000 की मैंने आइसक्रीम बेच दी। आइसक्रीम बेच दी। अब मेरे जो कस्टमर्स थे वो कौन कौन थे यार? मेरे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स होंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, आसपास के पड़ोसी हैं, मतलब जान पहचान के लोग आए। आइसक्रीम खरीदी, मैंने बेची और मैंने पूरे दिन में सेल कर दी 4,000 की। मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, भाई मेरे पास प्रॉफिट हो गया 4,000 का। 4,000 का मेरा प्रॉफिट। ठीक है, मैं घर पहुंची। घर जाके मैंने देखा एक्साइटमेंट पे कि मैंने आज कितना पैसा कमाया। मैंने चेक किया कि मेरे पास जो कैश था ना, वो तो सिर्फ 1,000 रुपये का निकला। और मैं चौंक गई भाई कि मैंने सामान बेचा, मैंने आइसक्रीम बेच के 4,000 का प्रॉफिट बनाया, बट मेरे पास कैश तो सिर्फ 1,000 का ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास कैश में 4,000 कहाँ है? प्रॉफिट 4,000 का है, कैश सिर्फ 1,000 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार खुशी खुशी में आके मैंने आइसक्रीम ना उधार में बेच दी।
मैंने सोचा यार दोस्तों का आइसक्रीम बेचे, उनसे पैसे थोड़ी ना लेंगे यार। फ्री में खिला दिया आइसक्रीम, फर्स्ट कस्टमर्स हैं, फ्री में आइसक्रीम खिलाई, डिस्काउंट दिया, तो बहुत सारी सेल्स तो क्रेडिट में चली गई। तो सिंपल बात है ना कि प्रॉफिट तो 4,000 दिख रहा है, बट कैश, है ना, वो जो नोट्स होते हैं, रोकड़ा तुम्हारे पास आया ही नहीं। राइट। तो ऐसा बहुत सारे बिजनेस करते हैं, अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए वो अपनी सेल्स को इन्फ्लेट करके दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। और हमें पता है कि सेल्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, उसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी दिखाते हैं, है ना। लेकिन एक बिजनेस को रन करने के लिए कैश का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कि एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, कैश। तो आपके पास रोकड़ा कितना है भाई, कैश कितना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है। ये समझ में आ गई कहानी, पूछेगा नहीं कोई, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस है। ओके। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है। इतनी देर से कैश कैश कर रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका, वो समझते हैं। देखो, एक चीज है कैश, ठीक है, और एक चीज है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, राइट। देखो, कैश तो आपको पता है, कैश तो हमें पता है। कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब है कैश इन हैंड, कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। और दूसरा बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है वो भी आपके कैश के इक्वल ही है, कैश ही है। ठीक है, अब इसमें चेक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये सब तो क्या हो जाता है हमारा, कैश। राइट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वो चीजें, वो सिक्योरिटीज, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कैश के इक्वल माने गए हैं, कैश के समान माने गए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आ सकता है, इसमें फीचर्स हैं देखो। पहला होता है हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो सिक्योरिटीज जो हाईली लिक्विड है। लिक्विड का मतलब पानी, कि सब कुछ पानी पानी है क्या, नहीं। लिक्विड का मतलब है कि जिनको आप बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मार्केटेबल है, मार्केटेबल है, बहुत जल्दी से आप मार्केट में बेचो और कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। कि मान लो कि हमें सपोज, हमने शेयर्स हैं हमारे पास, एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स मैं क्विकली बेच के मार्केट में कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के, वो मैं शेयर्स मार्केट में सेल करके जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो क्या मैं उसे कैश इक्विवेलेंट मानूं, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। पॉइंट क्या है, देखो हाईली लिक्विड तो है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट में एक और फीचर आता है, जो कि है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज। इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज मतलब कि फ्लक्चुएशंस ना हो, नो फ्लक्चुएशंस इन वैल्यूज। हमें पता है कि अगर मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीदूंगी तो शेयर की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, हर दिन चेंज हो सकती है वैल्यू, रिस्क है। तो वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। ठीक है। अगर हमें गिवन है सपोज कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स आपने सुने होंगे, BST में पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो ये सभी क्या है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं, जिनको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हो और उनकी वैल्यू जो है वो चेंज भी नहीं होती। ठीक है, स्टेबल रहती है, रिस्क जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। ओके। या अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो, करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो आपको पता होगा करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है जिन्हें हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो उनको भी हम, एक अजम्पशन है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमें सिंपल करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है। ठीक है, अब सुनो, करंट इन्वेस्टमेंट में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि शेयर्स, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर 2 मंथ्स, है ना। हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 12 महीने के अंदर अंदर हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या मैं उसे कैश इक्विवेलेंट मानूं, द आंसर इज नो। रीजन मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि उनमें तो रिस्क है, वैल्यू बदल सकती है। कैश इक्विवेलेंट में क्या चीजें आ रही हैं, हाईली लिक्विड, और दूसरा इनसिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि रिस्क है ही नहीं, वैल्यू चेंज होती ही नहीं। ठीक है। और ये जो कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स है ना, इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 मंथ्स और लेस का होता है। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप इन्हें बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। अगर नहीं भी बेचा तो वो खुद ही 3 महीने बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेच्योरिटी 3 महीने तक की ही होती है।
ठीक है। ओके, सो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, सो करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं गिवन है तो बस क्या करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, सो कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, सो कैश समझ गए, कैश इक्विवेलेंट समझ गए। ठीक है। ओके, चलो इसके बाद, अच्छा अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि मान लो हमें गिवन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स। ठीक है, बैंक में कैश डिपॉजिट करा, या फिर लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, और एक ले लेते हैं सेल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इन्हें समझते हैं। देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स मतलब क्या है कि कैश डिपॉजिट करा बैंक में, तो हमारा बैंक बैलेंस तो भाई बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और मेरे पास जो कैश अवेलेबल था वो कम हो जाएगा। मुझे बताओ कि क्या यहाँ से, इस ट्रांजेक्शन से, इस एंट्री से हमारे पास कैश का कोई फ्लो हुआ है? तो आंसर इज नो, कोई फ्लो नहीं हुआ। सिंपल चीज़ है ना यार, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स। मुझे बताओ, बैंक बैलेंस भी हमारा कैश का ही पार्ट है, और कैश तो ऑलरेडी कैश है, तो एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दोनों कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है ना, फ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से कैश विड्रॉ करा, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश इन हैंड बढ़ेगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगेन फ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, दोनों एक ही प्लेट के आइटम है यार, है ना। सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या है कि मैंने अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी, अब देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी किस में आती है, कैश इक्विवेलेंट में आती है, यानी कि जैसे कमर्शियल पेपर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। अब मैंने अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी बेची, सो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम होगा, सेल कर दिया, और मेरे पास कैश आ जाएगा बदले में, हैं तो दोनों एक ही कैटेगरी का पार्ट, तो मेरे पास कैश का फ्लो तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ गए पॉइंट? ओके, ठीक है, तो पहला टॉपिक तो हमारा ये था। ठीक है, चलो अब एक चीज समझते हैं आगे। हमने ये जो एग्जाम्पल बनाया था, इसमें ये जो कैश फ्लो है, ये जो कैश फ्लो है कि कैश मेरे पास कितना आ रहा है और मेरे पास से कैश कितना जा रहा है, वो तीन एक्टिविटीज से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तीन एक्टिविटीज हमारी निकल के आती हैं, उनको हमें एक एक करके समझना है। तो हमारे पास एक्टिविटीज कितनी है, कैश फ्लो के लिए तीन एक्टिविटीज हैं। पहली है हमारी ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा कि ऑपरेटिंग पहले इन्वेस्टिंग पहले, या इस तरह से नहीं है, आप कैसे ही बोल सकते हो। सो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग छोटी एक्टिविटी, ज़्यादा टाइम नहीं लगी। सो फाइनेंसिंग में है क्या, देखो फाइनेंसिंग का मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो या कंपनी रन करना चाहते हो, तो आपको फंड चाहिए होते हैं, आपको अपने बिजनेस को फाइनेंस करना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस को फंड करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास दो ही सोर्सेज होती हैं अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए या फंड करने के लिए। ठीक है, सो फाइनेंसिंग में हमारे पास दो ही सोर्सेज होती हैं, एक तो होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, और दूसरा होता है हमारा बोरोड फंड्स, ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स। ठीक है, ओनर फंड्स में हम बात करते हैं शेयर्स की, और बोरोड फंड्स में हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, ठीक है, या फिर लोन्स की। राइट, सो अगर मैंने शेयर इशू करे हैं, चलो इसे लिखते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा क्या क्या, कि मान लो हमने शेयर इशू करे। ठीक है, कंपनी चलानी है, पैसा चाहिए, हमने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू करेंगे, है ना, तो पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो होगा। सो इशू करेंगे शेयर्स, अगर इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा, फाइनेंसिंग है। ठीक है, अगर मैंने डिबेंचर्स इशू करे, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, तो भी कैश का इनफ्लो होगा, प्लस कर दो, फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, मैंने अगर बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लिया होगा ना, सो बैंक से लोन लिया है, अगेन इनफ्लो होगा, प्लस कर दो।
ठीक है। अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, या फिर बोल दो कैश क्रेडिट, तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन है जो हम बैंक से ले सकते हैं। तो भले ही शॉर्ट टर्म है लेकिन लोन तो लिया है ना, बिजनेस चलाने के लिए, फंड करने के लिए, तो वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा। ठीक है, एक चीज तो हम ये समझ गए। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब मान लो हमने शेयर इशू करे हैं, शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर को हम उस पर डिविडेंड देंगे, बिल्कुल देंगे। इशू करें शेयर्स तो डिविडेंड देंगे, डिविडेंड देंगे। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग में आया है, तो इशू करने से जो एक कॉस्ट है डिविडेंड देने की, वो भी इसी में आएगा। डिविडेंड पेड भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा। डिविडेंड पेड, ठीक है, माइनस होगा। राइट। हमने डिबेंचर इशू करे हैं, हम डिबेंचर इशू करेंगे तो अपने डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट तो देंगे, है ना। सो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा। ठीक है, समझ गए। अब मान लो मैंने शेयर इशू करे, अब वो शेयर मैं वापस खरीद रही हूँ, वो शेयर मैं वापस ले रही हूँ, उन्हें मैं बोलूंगी बाय बैक ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करना अगर फाइनेंसिंग में आया, तो वो वापस जब मैं शेयर्स ले रही हूँ तो वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा, माइनस होगा, है ना। मैंने डिबेंचर इशू करे, पैसा मिला, इनफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग में आया। अब मैं जब रिडीम करूंगी वो डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा। माइनस करोगे, रीपे कर रहे हो। मतलब क्या है कि भाई अगर डिवेंचर इशू करे होंगे तो वो फाइनेंसिंग में आया, तो इशू करे होंगे तभी तो रिडीम कर रही हूँ, तभी तो वापस दे रही हूँ, तो भी तो किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉस्ट हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो भी किस में आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएंगे। ठीक है, समझ गए इतना। ओके। इसके साथ साथ अगर मैंने शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू करें, यार 100 का शेयर था, हम 105 में इशू कर रहे हैं, तो 5 का तो प्रीमियम है। मुझे बताओ जब मैं इशू करूंगी 105 में, तो वो 5 रुपये भी तो मेरे पास ही आएंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम भी कंपनी के अंदर ही आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर समझते हो कौन होता है, अंडर राइटर कौन होता है कि यार मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स बिकवाने हैं, मैंने अंडर राइटर हायर करा कि वो मेरे बिहाफ पे शेयर्स बिकवा दे, तो वो अपना कमीशन तो लेगा बीच में से। कमीशन ले रहा है किसके लिए, शेयर इशू करने के लिए। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग में आएगा, तो अंडर राइटिंग कमीशन भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। आपके लिए कॉस्ट है, खर्चा है, आउटफ्लो होगा माइनस। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, प्रोस्पेक्टस का खर्चा होता है, शेयर से ही रिलेटेड है, इसी में आएगा। समझ गए पॉइंट, ठीक है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए कि फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है। एक तो हमारा लोन अगर हम ले रहे हैं, दूसरा अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, और उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो भी किस में आएंगे, फाइनेंसिंग में ही आएंगे। अब एक पॉइंट समझो, एक और पॉइंट समझते हैं। देखो, अब अगर आपको गिवन है बोनस शेयर्स, तो यार बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं यार, कंपनी खुश होकर अपने शेयर होल्डर्स या अपनी कंपनी के ही जो लोग होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर्स देती है, कि कंपनी बहुत खुश हो गई है परफॉर्मेंस से, तो फ्री में शेयर्स दे दिए। अब अगर कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है, तो कंपनी के पास से चलो शेयर्स तो चले गए, लेकिन कंपनी के पास कुछ कैश आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए ना, तो कैश तो आया नहीं। तो बोनस शेयर्स जो हैं वो हम शो ही नहीं करते, नो फ्लो। ठीक है, कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। राइट, ओके। इसके साथ साथ इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट सिंपल केस है, परचेज कंसिडरेशन अदर दैन कैश। अगर हमने एक वेंडर से मशीन खरीदी, एसेट खरीदा, और कैश की जगह पे हमने सिक्योरिटी इशू कर दी, तो अगेन ना तो मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो फ्लो, नो फ्लो। ठीक है। बाकी चीज ध्यान रखना कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, कैश क्रेडिट है, इनको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मान के चलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन मान के चलते हैं, और इसीलिए ये भी किस में आएंगे, फाइनेंसिंग में ही आएंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग में ही आएंगे। राइट। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू
शेयर्स, अगर हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दें तो इससे भी कोई फ्लो नहीं होता, ना कैश आता है ना कैश आता है, हमने तो बस कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई फ्लो नहीं होगा, रिकॉर्ड ही नहीं होगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है। सो फाइनेंसिंग में यही हमारी कुछ चीजें आती हैं। ओके, लो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और समझते हैं। मान लो आपको इस तरह से गिवन है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, 2024 और 2023, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर गिवन है। ठीक है, और हमें गिवन है 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स स्टार्टिंग में थे 1 लाख के, एंड में रह गए 80,000। इसका मतलब क्या है कि हमने डिवेंचर्स रिडीम कर दिए होंगे, रिडीम करे होंगे। सो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने रिडीम करे, हमने रिडीम करे हैं 20,000, पे कर दिए, माइनस कर दो फाइनेंसिंग में। दूसरा इंटरेस्ट हमें बताया 10%। अभी 10% इंटरेस्ट किस पे लगाएं, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे या जो बैलेंस है उस पे। तो आपको यहाँ पे अजम्पशन लेनी है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, तो हमें ये अजम्पशन लेनी है कि डिबेंचर्स जो हैं या सिक्योरिटीज जो हैं वो रिडीम हुई हैं एंड डेट पे, यानी कि 2024 में रिडीम हुए होंगे, 31 मार्च 2024। ठीक है, ईयर एंड पे रिडीम हुए होंगे, तो मतलब पूरे साल तो मेरी फर्म में, मेरी कंपनी में 1 लाख के डिबेंचर्स रहे, तो हम लोग 1 लाख पे ही क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 लाख पे 10% यानी 10,000। ठीक है, तो अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो ये मानना है रिडम्पशन कब हुआ है, एंड डेट पे। ठीक है, ईयर एंड पे। राइट, ओके, ठीक है, समझ गए। सो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा फाइनेंसिंग। राइट, चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग में क्या है, देखो फाइनेंसिंग तो हो गया कि हमें बिजनेस को फाइनेंस करना है, तो या तो हम शेयर इशू कर देंगे, या हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे, या हम बैंक से लोन ले लेंगे। वो सब तो फाइनेंसिंग में आ गया। अब पैसा आ गया हमारे पास एज अ कंपनी, अब हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो सोर्सेज हो सकती हैं, या तो आप नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। फिक्स्ड एसेट्स पता है आपको, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब सिंपल ये है कि आप पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा बन पाए। ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वहां से रिटर्न मिलेगा ना, पैसे से पैसा बन रहा है। मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो मेरे पास से रेंटल इनकम आएगी, पैसा बन रहा है। राइट, तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग है। सो इन्वेस्टिंग में मेनली दो ही कैटेगरी है, या तो आप फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो टेंजिबल हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, या इंटेंजिबल हो, गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, लंबे टाइम तक आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में। ठीक है, नॉन करंट लंबे टाइम तक, वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मतलब कि अगर मान लो मैंने मैंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ईटीसी। ठीक है, अगर हमने इन्वेस्ट किया है, अब समझो, पहले हमने पढ़ा था इशू करना, जब हम इशू करते हैं ना शेयर्स तो हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, वो फाइनेंसिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो आउटफ्लो तो होगा, और वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, परचेज करें अगर, तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। ओके, अब इसके साथ साथ अगर मैंने कोई मशीन परचेज करी है, मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, हम ये मान रहे हैं, मैंने कोई परचेज करा है एसेट, परचेज ऑफ मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग, प्लांट, कुछ भी ले लो, फिक्स्ड एसेट हम परचेज कर रहे हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट करी है हमने वहां पे, आउटफ्लो होगा। ठीक है, पैसा जाएगा आपके पास से। इसके साथ साथ अगर मैं सेल कर दूं, सेल ऑफ मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, एटसेट्रा, अगर हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, बेचोगे तो पैसा आएगा ना, कैश का इन्फ्लो होगा, प्लस करेंगे। भाई परचेज करा है तो इन्वेस्टिंग है,
बेचोगे तो भी इन्वेस्टिंग ही होगा। ठीक है। ओके, समझ गए। इसके साथ साथ अगर हमने परचेज करी है गुडविल, इनटेंजिबल एसेट परचेज करा है, तो कहाँ पे आएगा? यहीं आएगा। ठीक है। या गुडविल है या पेटेंट्स हैं, इधर ही आएंगे, इन्वेस्टिंग में ही आएंगे। ओके। अब मुझे बताओ, जब हम शेयर इशू कर रहे थे, शेयर इशू कर रहे थे, फाइनेंसिंग में आया। इशू करने के बाद हम डिविडेंड पे कर रहे थे, फाइनेंसिंग में आया। अगर मैंने शेयर्स परचेज करे हैं किसी कंपनी के, तो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टिंग में आया। शेयर परचेज करूंगी तो डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड रिसीव करना भी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में ही प्लस होगा। ठीक है। हमने डिबेंचर परचेज करे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग में ही आएगा। ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म लोन दिया है किसी को, लोन एंड एडवांसेस, लोन देना इन्वेस्टिंग में ही आता है। ठीक है, क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके। इसके साथ साथ कोई रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टिंग में आएगा। सिंपल बात। ओके। ठीक है। सो इन्वेस्टिंग में हमारे पास यही कुछ चीजें आती हैं। ठीक है। ओके, ये भी समझ गए हम लोग। अच्छा, अब आगे चल। ठीक है, तो हमारे पास मोटा मोटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही आता है। तो फिक्स्ड एसेट, दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आता है एक एडजस्टमेंट, जो कि 100% पेपर में आता है। वो है हमारा फिक्स्ड एसेट वाला एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट का इन्वेस्ट एडजस्टमेंट। सो अब इसमें देखो दो केस हैं, दो केसेस हैं हमारे पास। और दो केसेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट अकाउंट का एडजस्टमेंट। सो देखो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आपके पास दो केसेस हैं, दो केसेस हैं। इफ ओनली द बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड asset is given if balance of fixed assets and accumulated debt are given। मतलब क्या है, दो केस हैं। पहला केस है कि हमें बैलेंस गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट के, तो कैसे करना है। और दूसरा केस है कि अगर हमें बैलेंसेस गिवन है फिक्स्ड एसेट के और एक्यूमुलेटेड डेप्ट के, दोनों के ही ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो कैसे करना है। तो देखो, पहला केस है जब हमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट के बैलेंस गिवन है, तो इसमें आपको प्रिपेयर करना होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में आपके टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है। और हमारे पास अगर दोनों के ही बैलेंस गिवन है, तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हमारा बनता है एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट। दोनों अकाउंट बनाने होंगे एज अ पार्ट ऑफ वर्क, हमारा वर्किंग। ठीक है। सो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले, सबसे पहले मान लो हमें गिवन है, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो सबसे पहले यार, एग्जाम्पल से पहले हम लोग एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट का ही बैलेंस गिवन है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा। सो वो कैसे बनेगा? देखो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एसेट है तो आपको नेचर पता होना चाहिए, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। और जिस साइड बढ़ता है उसी साइड ओपनिंग बैलेंस आता है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। अब मान लो हमें गिवन है डेप्रीसिएशन, एसेट है, डेप लगेगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी। कम किस साइड हो रही है? क्रेडिट में। सो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। ये पूरे साल का, करंट ईयर का डेप है। ठीक है। और हमें गिवन है कि हमने इस एसेट को सेल करा है। अब बताओ, सेल करेंगे तो भी एसेट की वैल्यू कम होगी, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में ही आएगा, बाय बैंक सेल। ठीक है। कब हम एक फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट, एसेट आपके पास जा रहा है, क्रेडिट। सो बाय बैंक, यहाँ पे हम डाल देंगे सेल का अमाउंट। ठीक है। अब मान लो सेल करिए हमने और हमें फायदा हो गया, ठीक है, प्रॉफिट पे, गेन पे हमने सेल कर दिया। गेन करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी किस साइड?
डेबिट में। सो यहाँ पे आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गेन। ठीक है। और मान लो मैंने लॉस में सेल करा, लॉस में सेल करा कि यार वैल्यू तो थी 10,000 की और मैंने बेचा है 8,000 में। तो मुझे बताओ 2,000 का लॉस है। लॉस है, वैल्यू कम हो रही है मशीन की, क्रेडिट में। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, गेन या लॉस में से एक ही कंडीशन होगी एक बाई में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप इस अकाउंट को करोगे क्लोज, क्लोज कर देना। ठीक है, बैलेंस आएगा डेबिट में टू बैंक के नेम से, जिसे हम बोलेंगे परचेज। परचेज वैल्यू क्या आ गई हमारी, बैलेंसिंग फिगर आ गई। राइट। सो इस तरह से हमारा ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा अगर आपको बैलेंसेस गिवन है, बस इतना। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी में जाएगा वो लिख लेते हैं। तो कोई जो हमारा सेल है, हमें पता है कि फिक्स एसेट अगर हम बेच रहे हैं, तो मैंने आपको बताया बेच रहे हैं, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, इनफ्लो होगा क्योंकि कैश का। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा है, मशीन परचेज करी है, मैंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, परचेज करा है, मेरे पास से कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ गए। डेप्रीसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, अभी हमने ऑपरेटिंग पढ़ा नहीं है बट लिख लो। डेप्रीसिएशन किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अगर लॉस है, लॉस है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। ओके, और अगर गेन है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। बैलेंसेस कहीं नहीं जाते क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस शीट से उठ के यहाँ पे आ चुके हैं अकाउंट में। सो बैलेंस तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी चीजें किस किस तरह से आनी है मैंने आपको बता दी। ऑपरेटिंग नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ये डन। राइट, ओके। ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट केस क्या है। केस नंबर 2 था कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप दोनों के बैलेंसेस गिवन है, तो दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। और अगर आपको नहीं पता, सो एक्यूमुलेटेड डेप का ही दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने 11th में पढ़ा होगा, ये स्किप मार दिया होगा क्योंकि नहीं पढ़ाते 11th में बहुत सारे स्कूल्स, तो कोई बात नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट भी होता है एक। ठीक है, सो देखो फिक्स्ड एसेट डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप क्यों बनता है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा जो एसेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखता रहे बुक्स में, तो हम डेप्रीसिएशन अलग से अकाउंट में चार्ज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। ठीक है, सो जो एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट है ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए ही बनाया जाता है। सो इसका जो ओपनिंग है क्रेडिट में तो ये बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। ठीक है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो एसेट है वो अपनी कॉस्ट पे ही दिखता रहे बुक्स में, तो हम उसके लिए एक एक्यूमुलेटेड डेप बनाते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होता जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले फिक्स एसेट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए बना है, तो क्रेडिट में ओपनिंग आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ओके। अब मान लो हमें क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी, जैसे कि करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। सो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन अब फिक्स्ड एसेट में नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट पे लगेगा क्योंकि डेप्रीसिएशन अलग से लगाना है ना हमें। सो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन, यह है करंट ईयर का डेप, करंट ईयर का डेप। ठीक है, और हमारे पास बैलेंस में यहाँ पे निकलेगा टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, फिर हम फिक्स एसेट में अगर एसेट बेच रहे हैं तो बाय बैंक सेल। ठीक है, लॉस पे बेचा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस। ओके, फिर ये जो बैलेंस निकाला है हमने फिक्स्ड एसेट वाला बैलेंस, ये हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में यहाँ पे चला जाएगा। पेन क्यों नहीं चल रहा, देखो ये इधर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप इस नेम से। फिर आप करोगे अकाउंट को क्लोज। ठीक है, अगर गेन है तो डेबिट में टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गेन,
और बैलेंस में निकलेगा टू बैंक, जो कि होगा परचेज। ठीक है। अब इसमें से कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? देखो सेल वाला अमाउंट है, बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, इन्वेस्टिंग में प्लस। ठीक है। पी एंड एल लॉस अगर है, ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक। उसके बाद हमारे पास अगर गेन है, सो ऑपरेटिंग में माइनस। परचेज करा है एसेट, इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग में माइनस। ठीक है। उसके बाद ये जो करंट ईयर का डेप है, ये कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है। बैलेंसेस कहीं नहीं जाते, एक्यूमुलेटेड डेप कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया ऊपर वाले अकाउंट में। तो इस तरह से हमें ये शो करना होता है। समझ गए? ठीक है। नहीं आया समझ, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, है ना? मैंने तो सिंपल लिख दिया, हमें नहीं समझ में आया ये क्या हुआ है। नहीं आएगा समझ, बट इसे नोट कर लो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आएगा। ठीक है। ये लिख लो पहले, नोट कर लो। ओके। अब चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे, तब समझोगे। देखो सबसे पहले, ये केस नंबर 1 का एग्जाम्पल है। केस नंबर 1 था कि हमें क्या गिवन है? देखो पर्टिकुलर्स 2019 प्रीवियस ईयर हो गया, 2020 करंट ईयर हो गया। ठीक है। हमें गिवन है मशीनरी, सिर्फ एसेट का बैलेंस गिवन है, तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, एसेट अकाउंट। यानी कि मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बनेगा। मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, ये लो बना दिया। चलो ठीक है। ओके। बैलेंसेस डालेंगे, सबसे पहले ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 860। ठीक है। और क्लोजिंग बाय बैलेंस सी डी, जो कि है 950। ठीक है। और कुछ हमें नहीं गिवन। अब आपको एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। डेप्रीसिएशन लगा है 40 का, मुझे बताओ डेप्रीसिएशन लगा है, एसेट की वैल्यू कम होगी, क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रीसिएशन 40,000। ठीक है। 40,000 डन हो गया। ठीक है। इसके बाद, अ पीस ऑफ मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 20,000। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। ठीक है। एक पीस ऑफ मशीन है जो हमने बेची है 25,000 में, मुझे बताओ बेची है। सो एज पर फॉर्मेट यहाँ पे आएगा बाय बैंक सेल। सेल हमने 25,000 में कर दी। ठीक है, कर दी। रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बुक्स में वैल्यू दिख रही है 20,000। ठीक है। एक चीज होती है, देखो समझो, एक होता है कॉस्ट, एक होता है बुक वैल्यू। दोनों में फर्क है। कॉस्ट तो उसकी ओरिजिनल वो कॉस्ट है जिसपे खरीदी। जब उसमें डेप लग जाता है, डेप माइनस कर देते हो, तब आपके पास आती है बुक वैल्यू। ठीक है। ओके। हमें बुक वैल्यू गिवन है कि अभी करंटली उस मशीन की बुक्स में क्या वैल्यू है? 20,000। हमने बेची कितने में है? 25,000 में। क्या मैंने 5,000 के गेन पे बेची? 5,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मशीन की वैल्यू को बढ़ाएगा, कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गेन। कितना? 5,000। 5,000। ठीक है। ये हो गया, समझ गए? ओके। अब आपको क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। गेन या लॉस में से एक ही चीज हो सकती है। ठीक है। सेल हमने डाल दिया, डेप्रिसिएशन डाल दिया, गेन भी डाल दिया। अब आप कर दो अकाउंट को क्लोज। अकाउंट को क्लोज, ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 9,50,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, जो कि बनेगा 10,15,000। ठीक है। इसमें से डेबिट माइनस करेंगे, 860 और 5,000। ठीक है। ये बचेगा 150। 150। ये क्या चीज़ आई है बैलेंस में? टू बैंक, यानी कि परचेज का अमाउंट, कि हमने कितनी की मशीनरी परचेज करी है। ठीक है। तो ये पहला केस है कि हमें सिर्फ एसेट के बैलेंस गिवन है। ओके। अब इसमें क्या, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी? डेप्रिसिएशन जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। मशीन बेची है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बेच रहे हो, इन्वेस्टिंग में आएगा, बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, प्लस करेंगे। ठीक है। गेन है, ऑपरेटिंग में माइनस। ऑपरेटिंग में क्यों करा है वो भी हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग तब समझ में आएगा। परचेज करा है एसेट, इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि परचेज करा है ना, आपके पास से कैश बाहर जाएगा। बैलेंसेस कहीं नहीं जाते हैं कैश फ्लो में, तो उन्हें इग्नोर करना। ओके। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, जो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे अकाउंट बनाना है। ठीक है, समझ गए? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम लोग। अ, लिख देते हैं चलो इधर। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट केस है।
ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास जिसमें हमें हम्म पर्टिकुलर्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर गिवन है, और आपको बैलेंसेस गिवन है, एक तो मशीन के और दूसरे डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप। सो आपको मशीन का भी बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, हमें एक्यूमुलेटेड डेप का भी बैलेंस गिवन है। मैंने आपको लिखवाया है कि जब भी दोनों के ही ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो आपको दो अकाउंट बनाने होंगे। तो पहले तो अकाउंट बना देते हैं। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट। सो देखो, सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग है मशीन का प्रीवियस ईयर का 4 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग है 4,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग आता है क्रेडिट में, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1,10,000। ठीक है, इतना तो हो गया। अब पॉइंट क्या है देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप ऑफ 24,000 और सोल्ड फॉर 20,000। मतलब क्या है कि एक मशीन है जिसका कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप है 24,000। एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब है कि इस मशीन पे, ये जो 40,000 की मशीन है, इस पे अभी तक पूरी लाइफ टाइम में कितना, जीवन भर में कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है एक्यूमुलेटेड। तो वो कितना लग चुका है, 24,000। ठीक है, सेल कर रहे हैं 20 में। तो इसका मतलब देखो, अब कुछ बच्चे ना गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है कि यार 40,000 की मशीन है, 20,000 में बेच दी है, तो मतलब डिफरेंस 20,000 का लॉस हो गया है। भाई नहीं, गलत। सेल वैल्यू आज की है ना, करंट ईयर की सेल वैल्यू है। कॉस्ट तो तब की होगी जब हमने परचेज किया होगा सालों पहले। तो आपको बुक वैल्यू निकालनी होती है पहले। बुक वैल्यू मतलब कि भाई समझो, एसेट का कॉस्ट है 40,000, उस पे अभी तक, आज तक डेप कितना लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप 24,000। तो आपके पास 16,000 की बुक वैल्यू बचेगी, यानी कि आज की वैल्यू 16,000। ठीक है, हम बेच रहे हैं 20 में, तो मतलब मुझे 4,000 का भाई फायदा हुआ है, गेन हुआ है। समझे, गेन हुआ है। हम लोग बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ना कि कॉस्ट को सेल वैल्यू से। नहीं, कॉस्ट तो पहले किया ना जब खरीदा होगा, उसमें से डेप माइनस करो, तब आपके पास बुक वैल्यू आएगी। उस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल से। ठीक है, समझ गए, ओके। सो सबसे पहले देखो, हम क्या करेंगे। सबसे पहले सेल कर रहे हैं, मशीन में आएगा क्रेडिट में, बाय बैंक सेल। कितना सेल करा है हमने, 20,000। ठीक है, अभी हमने गेन भी निकाल लिया, गेन आता है डेबिट में, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। यह है गेन, कितना आया था, 4,000 का गेन। ठीक है, 4,000 का ही था, कितना था, यस 4,000 का गेन आ गया। ओके, अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है, ये एक्यूमुलेटेड डेप कहाँ पे आता है, ये आएगा एक्यूमुलेटेड डेप में, डेबिट में, टू मशीनरी के नेम से 24,000। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, वो तो आप सेपरेट अकाउंट में दिखाते जाओ, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में दिखाते जाओगे। ठीक है, जब मशीन बेचने का टाइम आएगा, तो जितना भी डेप लग चुका होगा अभी तक, यानी कि 24,000 का डेप लग चुका है, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो यही वाला जो बैलेंस है यहाँ पे आ जाएगा 24,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप के नेम से। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है, इसको क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें तो चार ही आइटम्स आने हैं। फॉर्मेट देख लेना एक बारी। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1,10,000 प्लस 24,000, ये आएगा 134। 134, इसमें से 1 लाख माइनस करो तो 34,000 जो बैलेंस बचा ना, ये आया है डेप्रीसिएशन करंट ईयर का। कि करंट ईयर में जिस साल की हम बुक्स बना रहे हैं उसमें कितना डेप्रीसिएशन लगा है, वो कितना है, 34,000। तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप बनता है इसलिए ताकि आप डेप्रीसिएशन को अलग से अकाउंट में दिखाते जाओ। ठीक है, लेकिन जब आप मशीन बेचते हो, एसेट बेचते हो, तो जितना भी डेप लग चुका होता है वो हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हमने किया। ठीक है, समझ गए। अब आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर दो। ये बनेगा हमारे पास 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,20,000, ये आएगा 464। ठीक है,
464,000, इसमें से माइनस करना है एक तो 4 लाख और 4,000 का गेन। तो ये 60,000 आया, डेबिट में आया, क्या बोलेंगे इसे, टू बैंक, यानी कि परचेज, परचेज। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पूरा का पूरा अकाउंट बन जाता है। अब अगेन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा वो लिख लेते हैं एक बारी। सो चलो कलर चेंज करते हैं एक बार। देखो, बैलेंसेस तो कहीं नहीं जाते, बैलेंस कहीं नहीं जाते। ठीक है। सेल करा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टिंग में प्लस। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी कहीं नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया। ठीक। गेन है, अगर पी एंड एल का गेन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गेन है, सो ऑपरेटिंग में माइनस। परचेज करा है, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, परचेज कर रहे हो, कैश का आउटफ्लो होगा माइनस। ठीक है। करंट ईयर का डेप है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। बस इतना ही है। ठीक है। और इस टाइप की एडजस्टमेंट पेपर में आती है, तो इसको ध्यान से समझ लिया हमने एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये लो एक पेज पे कर देते हैं इसे। ठीक, ये हो गया, डन, समझ गए हम, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। चलो, सो इन्वेस्टिंग हो गया और हमारा फाइनेंसिंग भी हो गया। ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो, इन्वेस्टिंग में क्या आया कि हम अगर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वो इन्वेस्टिंग में आ गया। ठीक है। अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए किसी को, तो वो भी इन्वेस्टिंग में आया। हमने शेयर इशू करे, हमने डिवेंचर इशू करे, हमने बैंक से लोन लिया, हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस है, वो सब फाइनेंसिंग में आ गए। सो लिमिटेड चीज़ें हैं। इनके अलावा जो भी चीज़ें बची ना, वो ऑपरेटिंग में डाल दो। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग का मतलब है, ऑपरेटिंग का मतलब लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मतलब कि आपका बिजनेस जिस चीज से रिलेटेड है, जो आपके ऑपरेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सब आएंगी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मान लो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग में आएगा। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग में आएगा। हमें डेटर से पैसा मिलने वाला है, ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेटिंग में। हमें क्रेडिटर्स हमारे हैं, उनको हमें पे करना है, ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस पे करनी है, एम्प्लॉय के खर्चे हैं, वो सब किससे रिलेटेड हैं? ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। किस में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ओके। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो देखो, इसका फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, इधर ही बना देते हैं, चलो। देखो, सबसे पहले आप निकालते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, पहले ये निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी करते हैं उस पर भी बात। फिर हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स करते हो। ओके, एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट में जैसे आ सकते हैं नॉन कैश, यानी कि जिसमें कैश का कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से, अगर डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं कि हमारा एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है, तो क्या कैश आपके पास से जा रहा है? नहीं भाई, कैश नहीं जा रहा है, नॉन कैश है। सो डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है। एबनॉर्मल इनकम है, वो भी यहीं पे आएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस होगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल इनकम माइनस होगी। ठीक है। अगर हमारा गुडविल, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, गुडविल अमोर्टाइज्ड, वो भी इधर ही आएगा। ठीक है। पेटेंट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो वो भी यहीं पे आएंगे। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपके पास निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आप कुछ कुछ चीजें ऐड करते हो, जैसे कि ऐड करेंगे हम लोग इंक्रीज इन
करंट लाइबिलिटी, ठीक है, प्लस करेंगे हम डिक्रीज इन करंट एसेट, माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, और माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हम कर देंगे, ओके कर दिया। फिर आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, इसमें से माइनस करना इनकम टैक्स पेड, ये माइनस करेंगे, और लास्ट में आपके पास निकलेगा कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो यूज्ड या फ्लो, इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव अमाउंट आते हैं तो उसे फ्लो बोलते हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो उसे यूज्ड बोलते हैं। ओके, अब ये जो पूरी हमने कहानी लिखी है, ये हमें समझ तो आई नहीं, ना मैंने समझाई, अब हम समझेंगे इसे बैठ के, बट ये एक फॉर्मेट है बेसिक। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं बट एक जनरल फॉर्मेट यही है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमने लिखी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको जनरली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। ठीक है, सो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं मेनली, जो आपके काम की चीजें हैं, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, NPBT शॉर्ट में अगर देखें, सो ये कैसे कैलकुलेट होगा। सो कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले आप लेते हो बैलेंस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमें पता है बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, शेयर होल्डर फंड में ही आपके पास एक पॉइंट होता है सरप्लस का। ठीक है, तो आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का सरप्लस गिवन होता है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल करना है करंट ईयर का सरप्लस माइनस प्रीवियस ईयर का सरप्लस। ठीक है, वो अमाउंट पॉजिटिव में भी आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना होगा। पहला पॉइंट ये। फिर आपको इसमें चार आइटम्स ऐड करने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। दूसरा है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक, और फोर्थ होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये सब ऐड कर दोगे आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इन सब के मतलब क्या क्या है, तो आपको चार चीजें याद रखनी है, इंटरिम प्रॉफिट, सॉरी इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। देखो इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है, इंटरिम डिविडेंड होता है और एक फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि यार कंपनी को प्रॉफिट हुआ साल के बीच में कुछ कुछ, तो कंपनी ने सोचा चलो हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन्हें डिविडेंड दे देते हैं, साल के बीच में ही डिविडेंड दे दिया, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है तो उसको हम वापस से प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो साल के बीच में अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो वो क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमने कुछ पैसा प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो वो भी किस में ऐड होगा, इसी में प्लस हो जाएगा NPBT निकालने के लिए। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड क्या है, देखो प्रपोज डिविडेंड हमारा फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड है, इस पर भी बात करते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल, 25, 31 मार्च, 26, 31 मार्च, 27। ठीक है, डिविडेंड देने का एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले कितना डिविडेंड देना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं और प्रपोज करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ सॉरी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड दिया जा सकता है। अब प्रपोज का मतलब गलत मत समझना,
बिल्कुल गलत मत समझना, प्रपोज का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। प्रपोज का मतलब क्या है कि एक तरह से प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, सजेशन रखते हैं कि इतना डिविडेंड दिया जा सकता है, राइट। बट उसे अप्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शेयर होल्डर की होती है। कि मान लो हम बुक्स बना रहे हैं 25-26 की, इस साल की, ठीक है। तो इस साल पूरे साल बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट तो ईयर एंड पे पता चलेगा यहाँ पे इधर 31 मार्च 26 को। तो इस डेट पे मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे डिविडेंड। फिर शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं, उसे अप्रूव करते हैं। शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कि हाँ इतना डिविडेंड दे दो या इतना मत दो, शेयर होल्डर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम होता है, ठीक है। सो अप्रूव करने का काम किसका होता है? शेयर होल्डर का। और ये सब करते करते जो डिविडेंड होता है ना वो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। मतलब 25-26 का डिविडेंड पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर 26-27 में, 26-27 में पे होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 31 मार्च को बुक्स बनी, प्रॉफिट निकला और उसी दिन डिविडेंड दे दिया, नहीं भाई, डिविडेंड देने में टाइम लगेगा ना। सो डिविडेंड पे कब करोगे आप? 2026-27 में, ठीक है। 25-26 का डिविडेंड हम दे कब रहे हैं? 26-27 में, ठीक है, समझ गए, ओके। हम बुक्स बना रहे, करंट ईयर हमारा कौन सा है? ये है, करंट ईयर हमारा 25-26 ही है, राइट। तो हम करंट ईयर का डिविडेंड कब दे रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं। तो करंट ईयर में तो कुछ आउटफ्लो हुआ ही नहीं, कैश तो मेरे पास से गया ही नहीं, डिविडेंड तो मैंने दिया ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड के केस में, प्रपोज्ड डिविडेंड के केस में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो करंट ईयर को तो हम इग्नोर करेंगे, करंट ईयर को कर दो इग्नोर। करंट ईयर को इग्नोर करना है, क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड तो भाई अगले साल दोगे ना। इस साल तो कुछ आउटफ्लो हुआ नहीं, हम तो इस साल की बुक्स बना रहे हैं, इस साल का कैश फ्लो बन रहा है, ठीक है जी, समझ गए। अब मान लो इससे पिछला एक और साल है, 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ और 31 मार्च 25 को खत्म हो रहा है। अब 24-25 में जब डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा, वो पे तो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 25-26 में पे करेंगे, सही बात है। 24-25 का डिविडेंड 25-26 में पे करेंगे ना। तो मतलब कि पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था वो करंट ईयर में पे होगा, करंट ईयर में आउटफ्लो हो रहा है कैश का। सो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना, उसे हम लोग इस एनपीबीटी में प्लस कर देते हैं, ठीक है। और डिविडेंड मेरा फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी है डिविडेंड, है ना। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो है, ठीक है, ओके, समझ गए। सो प्रपोज डिविडेंड, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, नहीं आया समझ कोई बात नहीं, याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, बट समझ आना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का तो इग्नोर करना होता है, क्यों? क्योंकि कोई आउटफ्लो ही नहीं हो रहा। पिछले साल का जो डिविडेंड है वो इस साल करंट ईयर में पे होगा, सो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दो और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, ठीक है, समझ गए, ओके, ठीक। चलो, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है, तो इसको भी समझते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पे। तो इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं आगे। सो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स, की टैक्स पे करना ही है यार, फ्यूचर में हमें पता है, तो हम उसके लिए अलग से पैसा जोड़ के रख लेते हैं कि इतना हमारा टैक्स का ही पैसा है, जिसको हम टैक्स पे करने के लिए यूज कर लेंगे, नहीं तो अचानक से खर्चा राइज होगा तो फंस जाओगे ना, ठीक है। तो आपने प्रोविजन बना लिया है। अब इसमें भी दो केस हैं, इसमें भी दो केस हैं। एक है इफ ओनली बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएफटी, आर गिवन। अगर सिर्फ बैलेंसेस गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, तो कैसे होगा? इफ बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडजस्टमेंट इज गिवन, तो कैसे होगा? ठीक है, तो अगर सिर्फ बैलेंस गिवन है, सिर्फ बैलेंस गिवन है, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो करंट ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का बैलेंस है, वो एनपीबीटी में हम कर रहे हैं प्लस, मैंने आपको ऊपर लिखवाया, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको हम टैक्स पेड मानेंगे और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, ठीक है। और अगर आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है तो सेकंड केस में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर तो सिर्फ बैलेंसेस गिवन है
तो करंट ईयर का अगर बैलेंस है तो उसे हम प्रोविजन मेड मानेंगे और एनपीबीटी में प्लस करेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, देखो यहाँ पे लिखा था, ये रहा, हम लास्ट में इनकम टैक्स माइनस कर रहे हैं ना, ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। ठीक है। और करंट ईयर का कहाँ जाएगा, करंट ईयर का हमने, ये रहा, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। बट अगर आपको बैलेंस के साथ साथ पॉइंट भी गिवन है, एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो कैसे करना है, तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नहीं, सीधा लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग है सपोज 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। ठीक है, ये गिवन है। और आपको पॉइंट गिवन है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट के आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर के साथ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन एक तरह से लाइबिलिटी होती है, ओपनिंग आएगा क्रेडिट में, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। प्रोविजन का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास एक डिब्बा है। ठीक है, एक डिब्बा है, बॉक्स है, आपने साल की स्टार्टिंग में उसमें 1 लाख रुपए डाले। ठीक है, 1 लाख रुपए डाल दिए। ओके, आपने टैक्स के लिए पैसा जोड़ के रखा, 1 लाख आपने स्टार्टिंग में अरेंज करके रखे। साल के बीच में आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया 30,000 का, 30,000 का टैक्स पे कर दिया। तो मुझे बताओ, 1 लाख का स्टार्टिंग में था, 30,000 हमने पे कर दिया, तो मेरे पास 70,000 बचना चाहिए साल के एंड में। लेकिन साल के एंड में कितना बचा, करंट ईयर में 2 लाख बचना चाहिए, 70। तो 1 लाख में से 30,000 पे कर दिया, 70 बचना चाहिए, बचा कितना है, 2 लाख। इसका मतलब ये जो बैलेंस आया 70,000 और 2 लाख के बीच, यानी कि 1,30,000 का, इतना आपने और प्रोविजन बनाया होगा। ठीक है, और प्रोविजन बनाया होगा, मतलब क्या है कि टैक्स पे किया है, सो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरह से डेबिट में आएगा, टू बैंक, टू बैंक टैक्स पेड, कितना, 30,000। ठीक है, ये कितना बन गया, 230, 230। ठीक है, बैलेंस में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये क्या है, प्रोविजन मेड, कि आपने कितना आप बनाया, 2,30,000 माइनस 1 लाख, कितना आएगा, 130, 1,30,000, मतलब 1,30,000। यही तो हमने निकाला ऊपर डायग्राम में। ठीक है, गंदा डायग्राम बनाया, उसे छोड़ो, बट समझ में आ गया। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में अगर बैलेंस गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है, सो हो सकता है आपको गिवन हो टैक्स पेड की जगह टैक्स मेड, सो हम बैलेंस में पेड निकाल देंगे, डेबिट साइड वाला आइटम। इनमें से कोई एक चीज गिवन होती है। ठीक है, अब देखो बैलेंस तो कहीं नहीं जाएंगे, कैश फ्लो में। ठीक है, ये जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग में होगा माइनस। ठीक है, जो प्रोविजन बनाया है और ये होगा एनपीबीटी में प्लस। ठीक है, समझ गए, ओके, ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद हमने लिखा था, कहाँ लिखा था, ये रहा, देखो, एनपीबीटी हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने आपको बता दिया, 4 चीजें ऐड करनी है, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आप करते हो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब ये क्यों करते हैं, इसको आपको समझने के लिए करना पड़ेगा कुछ कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कुछ हम वर्किंग बनाते हैं, तो ठीक है, बनाते हैं। देखो, इसके बाद देखो, ये हो गया। अब देखो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में हमने सबसे पहली चीज लिखी है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपको पता होना चाहिए, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन आपने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट कम आता है हमारा उससे, डेप्रीसिएशन हमने पी एंड एल में चार्ज किया तो प्रॉफिट कम आएगा। बट खुद सोचो, क्या डेप्रीसिएशन से मेरे पास से कोई कैश गया है क्या, मैंने कोई फ़ोन परचेज किया है, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू कम होगी। बट क्या वो जो वैल्यू कम हो रही है हर साल, मेरे पास से कुछ जा रहा है क्या, मेरे पास से,
नहीं, कैश का तो कोई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट ही तो कम हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे वापस से ऐड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे ही चल रही है, प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं। ठीक है। अब अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल के केस में बोला जाता है। बट अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, उनकी वैल्यू अगर कम हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। वो भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमने गुडविल परचेज करी है, अगर हम किसी बिजनेस की गुडविल परचेज कर रहे हैं, तो हम उसे एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से लिख भी लेना कि अगर हम गुडविल परचेज कर रहे हैं या गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे परचेज मानेंगे और वो इन्वेस्टिंग में आएगा। बट अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसे गुडविल रिटर्न ऑफ मानेंगे या अमोर्टाइज्ड मानेंगे, और वो कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से पेटेंट्स की वैल्यू कम होगी तो अमोर्टाइजेशन मान के प्लस कर दो। ठीक है। ये क्या है? नॉन कैश है, नॉन कैश एक्सपेंस। ओके। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। अब इसके लिए हम एक चीज समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, आपको पता होगा कि हमारे पास P&L अकाउंट होता है एक। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो सही से बनाते हैं। P&L अकाउंट, लाइन सीधी बनी ही नहीं रही। चलो कोई नहीं, छोड़ो, अभी सही है। देखो, P&L अकाउंट में आप यहाँ पे डालते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो कि ट्रेडिंग से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग जैसे कि डेप्रिसिएशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सैलरी है, बैड डेट्स हैं, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ओके। कुछ ऑपरेटिंग इनकम भी होती हैं, बाय ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है, कमीशन रिसीव हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो गए हमें। ठीक है। सो ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग इनकम है। ओके। इसके बाद आपके पास बैलेंस में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ ट्रांसफर करते हो बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है। फिर इसमें आप एडजस्टमेंट करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। सो टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के डेली बेसिस के खर्चे नहीं है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, लॉस बाय फायर, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, जैसे कि बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट या एसेट। ठीक है। सो किस में आएगा आपके पास? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, समझ गए। इसके साथ साथ अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे आपके पास लास्ट में निकलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, बट देखो समझते हैं, अभी समझते हैं। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, एनपीबीटी की हमने बात कर ली। ठीक है, एनपीबीटी की हमने बात करी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, कहाँ गया? देखो, हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट था, उसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की। नॉन कैश मैंने आपको बता दिया, नॉन ऑपरेटिंग की हम बात करेंगे। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, ये हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है, तो हमने क्या किया? कैसे जाओगे? आपको नेट प्रॉफिट पता है 1000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता है
500 के। ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम है 200 की। मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 1000 प्लस 500, 1500। 1500 माइनस 200, 1300। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत सिंपल, क्या किया? नेट प्रॉफिट था एनपीबीटी, उसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करे, जैसे कि लॉस एंड सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दी, जैसे कि गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है ना, हमने इन्वेस्ट किया होगा इसलिए हमें रिसीव हो रहा है। तो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड तो है नहीं इनकम, नॉन ऑपरेटिंग है। तब जाके आपके पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। अब देखो हमने यही तो लिखा है यहाँ पे, हमने यही चीज लिखी है कि हम लोगों ने क्या किया है, एबनॉर्मल लॉसेस को तो प्लस किया है। ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है। एबनॉर्मल इनकम जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब किस में आएगा? एबनॉर्मल इनकम में आएगा, माइनस करेंगे ताकि आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है पी एंड एल अकाउंट वाला। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हम लोगों ने देखो ये बनाया था, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था जब हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया कि जो गेन है वो ऑपरेटिंग में माइनस कर दो। वो आपको रीजन पता चल गया ना, माइनस क्यों किया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस करेंगे तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस होता है तो हम प्लस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट से ही चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ गए? ओके, क्लियर हो गया है हमें? ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर आपके पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है यार? वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इतना काम हो गया। अब आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट करना है। देखो ये तो बहुत ईजी है वैसे, याद रखना, आप याद रख सकते हो कि अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो प्लस कर देना, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस कर देना। ठीक है। मतलब करंट लाइबिलिटी का कैश फ्लो में डायरेक्ट रिलेशन है, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस। करंट एसेट का इनवर्स रिलेशन है कि अगर एसेट कम हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, एसेट बढ़ रहा है अगर तो माइनस करेंगे। याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लोगे, आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। बट मतलब समझ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखो समझते हैं। मान लो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी होती है, हमें पता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पहले थे 1000 के, फिर हो गए 1800। ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। ठीक है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि हमें क्रेडिटर्स को पे करना है फ्यूचर में। ठीक है। तो मेरे पास क्रेडिटर्स क्या 800 से बड़े हैं, 800 से बढ़ गए। मैंने सामान उधार पे खरीदा है तभी तो क्रेडिटर्स राइज हुए 800 के। अगर मैं परचेज करती कैश पे तो मुझे वो 800 हाथों हाथ पे करने पड़ते। बट मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो वो 800 रुपये अभी मैंने पे नहीं करे हैं, फ्यूचर में पे करूंगी, अभी तो नहीं कर रही, है ना? और अगर मैं अभी पे नहीं कर रही, मेरे पास से कोई कैश गया नहीं है, तो इसका मतलब मैंने कैश सेव करा है। और अकाउंट्स में हम ये बोलते हैं कि अगर आपने कैश सेव कर लिया है तो वो भी आपके लिए एक तरह से क्या है? कैश फ्लो है। इसलिए क्या होता है? ये प्लस होता है, करंट लाइबिलिटी बढ़ी है ना, इंक्रीज हुई है, प्लस करा है हमने। ठीक है, ओके, समझ गए। अब मान लो आपके पास डेटर है, डेटर है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में 1000 थे, करंट ईयर में आपके पास है 1500। ठीक है। सो हमारे डेटर्स 500 से बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्रेडिट पे सेल करी होंगी। अगर मैंने कैश में सेल्स करी होती तो मेरे पास हाथों हाथ 500 रुपये आ जाते। बट नहीं, हमने तो क्रेडिट में सेल करी है, तो 500 रुपये मेरे भी रुक गए हैं, अभी नहीं मिलने वाले, हो सकता है 3 महीने बाद मिलेंगे। नहीं मिल रहे ना, कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, मतलब एक तरह से क्या है? नेगेटिव में है, कैश आउटफ्लो की तरह हम शो करेंगे, माइनस होगा अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो। ठीक है, समझ गए? ओके। एक और चीज समझते हैं। मान लो कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है, पहले 2000 की थी। ठीक है। और फिर हो गई हमारे पास ये 1500 की। ठीक है। सो इन्वेंट्री मेरी 500 से कम हो गई, करंट एसेट मेरा कम हो गया। मतलब क्या है? मैंने इन्वेंट्री बेच दी होगी भाई, तभी तो कम हुई है। इन्वेंट्री बेचेंगे, कैश का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे। तो करंट एसेट अगर कम हुआ तो हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो रीजंस हैं कि ऐसा क्यों हुआ है।
नहीं याद रखना कोई बात नहीं, आपको तो मेन वो याद रखना है कि करंट लाइबिलिटी किधर गया। हाँ ये रहा, कि करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दो, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस कर दो, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस, करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस। खत्म, ठीक है। लास्ट में निकालते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से माइनस करोगे इनकम टैक्स पेड। अब टैक्स का मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑलरेडी बता दिया है, अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस गिवन है तो प्रीवियस ईयर वाले को हम पेड मानेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर है। देन आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये हो गया इस तरह से, ठीक है, डन। हमने ऑपरेटिंग भी कर लिया, ठीक, इन्वेस्टिंग भी कर लिया, फाइनेंसिंग भी कर लिया। अब लास्ट में करना कैसे आपको, कि आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। पहले में आपने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी में आपने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी पार्ट में आपने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लास्ट में तीनों का टोटल करो, ए बी सी तीनों का टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में पढ़ा था वीडियो के, ठीक है, उसको ऐड कर देना ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, कैश इन हैंड हो गया, उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना, आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से है, ओके। तो ठीक है, हम लोगों ने इन्वेस्टिंग पढ़ लिया, फाइनेंसिंग पढ़ लिया, ऑपरेटिंग पढ़ लिया, मैंने अपने दम पे यार कोशिश करी है कि जितना अच्छे से हो सके समझ आ जाए, ठीक है। अब बस एक पॉइंट याद रखना, वन मार्कर के लिए एंड में बता रही हूँ मैं आपको, कि ये जो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पे बनता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जितना भी हमने पूरा का पूरा कैश फ्लो पढ़ा, ये AS 3 के रूल्स के बेसिस पे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इतना तो हो गया यार, आई एम होपिंग कि अगर आपने वीडियो देखे तो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, राइट। और एक बार वीडियो को फिर से देखना, चीज़ें नोट कर लेना। बाकी अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो यार देखो, क्वेश्चन है इस तरह का, वन मार्कर में पूछा जा सकता है, हमें क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, investing and financing activity and cash equivalent while preparing a cash flow statement। सो हमें से ऑपरेटिंग माने, फाइनेंसिंग माने, इन्वेस्टिंग माने, क्या माने। सो MCQ बना देते हैं, तो हम देख लेते हैं एक बारी थोड़ी सी चीज़ें। देखो, सबसे पहले कैश सेल्स। अब कैश सेल्स नॉर्मल है, किस में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अगेन हमें डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक है। बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं यानी कि एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है, ओके। बिल्डिंग सेल कर रहे हैं अगर, तो वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, ओके। इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, हमने शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, क्यों करे होंगे, बिजनेस को फंड करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, जिस तरह से इशू करना शेयर्स का फाइनेंसिंग में आया, बाय बैक यानी कि परचेज करना भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है, समझ गए। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे कर रहे हैं कब करेंगे, जब हमने शेयर इशू करे होंगे, तो डिविडेंड हम डिविडेंड पे करेंगे, फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग में आएगा, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, दो पार्ट्स हैं, बाय अ फाइनेंस कंपनी, दूसरा बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो फाइनेंस कंपनी कौन सी है, जिसका रेगुलर बेसिस का काम है फंड्स में डील करना, ठीक है, सिक्योरिटी का बेचना खरीदना, रेगुलर बेसिस का काम है, राइट। लोन देना लेना, ये रेगुलर बेसिस का काम है। तो अगर एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसका नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। सो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे कब करेंगे, जब डिबेंचर इशू करे होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कैश परचेज। सो कैश परचेज किस में आएंगे, ऑपरेटिंग में आएंगे। ट्रेड पेबल को कैश पे करा है, ऑपरेटिंग में ही आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम कर रहे हैं,
अगर हम डिवेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, तो किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, हमने लोन लिया था तो फाइनेंसिंग में आया होगा, रीपे कर रहे हैं तो वो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, किस में आएंगे तीनों? ऑपरेटिंग में। ओके, सही है। ठीक। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज करना, अगर हम, गुडविल क्या है? एक नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में आएगा। रिटर्न ऑफ होता, अमोर्टाइजेशन होता तो ऑपरेटिंग में जाता। सेल ऑफ पेटेंट्स अगेन इंटेंजिबल है, सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज करें, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी क्या है? उसका रेगुलर बेसिस का काम होता है इन्वेस्टमेंट बेचना, खरीदना, रेगुलर बेसिस का काम है, कोर एक्टिविटी है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में आएगा। बट अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है जिसका काम तो कुछ और है, उसने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो उसका इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज हो गई ना, इन्वेस्टिंग में। ओके। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेशन से रिलेटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिलता कब है? जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब अगर एक फाइनेंस कंपनी है तो भाई रेगुलर नेचर पे ही, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करती होगी, तो रेगुलर बेसिस पे उसे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती होगी, ऑपरेशन से रिलेटेड है। बट अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर्स पे, तो डिविडेंड कब रिसीव होता है? कि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरा नॉर्मल सा बिजनेस है, ठीक है, आइसक्रीम का, सो अगर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो कब करेंगे? अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स में। सो अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, सो इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव करना। बट अगर एक फाइनेंस कंपनी है, मैं तो फाइनेंस में ही डील करती हूँ, मेरा तो काम है रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, तो डिविडेंड रिसीव करना मेरा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। ओके। रेंट पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव कर रहे हैं, कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस, कंपनी का मेन बिजनेस ही क्या है? प्रॉपर्टी में डील करना। सो प्रॉपर्टी में डील करोगे तो भाई रेंट तो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, ऑपरेटिंग। बट अगर एक अदर बिजनेस है, सो रेंट कब मिलेगा? जब आपने अभी अपनी कोई बिल्डिंग, अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी, इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एक तरह से, इन्वेस्टिंग में आएगा तो। ठीक है। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, ऑपरेटिंग में। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है भाई, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टार्टिंग में बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। ओके, समझ आ गया। चलो, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। लिखा है बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंसिंग कंपनीज। बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। ठीक है। और जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या अदर बिजनेसेस हैं, वो सब नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज होंगी। ठीक है। ओके। सो अगर एक फाइनेंसिंग कंपनी है, जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड और हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव करना एक रेगुलर नेचर की इनकम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। डिविडेंड रिसीव करना नॉर्मल है, ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना क्या है? देखो, इंटरेस्ट पे करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ऑपरेटिंग। ठीक है। लेकिन डिविडेंड, डिविडेंड पे चलो ये रुक के बात करते हैं। अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, कि मान लो मेरा आइसक्रीम का बिजनेस है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्यों होगा? मैंने इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स में, डिवेंचर्स में, इन्वेस्टिंग में आएगा। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है ना, इन्वेस्टिंग में आएगा। इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, कब करूंगी? अगर मैंने इशू करे होंगे, किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है भाई, मेरा आइसक्रीम का बिजनेस है, बट मुझे तो पैसे की जरूरत पड़ गई बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस बड़ा हो गया मेरा, सो मैंने क्या किया? डिबेंचर इशू करे, इंटरेस्ट पे करूंगी, फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है। पॉइंट आता है डिविडेंड पेड। देखो, डिविडेंड पे ना, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आ रहा है। ठीक है। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आ रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी का काम, चाहे वो फाइनेंसिंग है चाहे नॉन फाइनेंसिंग है, शेयर इशू करना, ठीक है, रेगुलर बेसिस का काम नहीं होता।
कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो रेगुलर बेसिस पे या उसकी कोर एक्टिविटी ही शेयर इशू करना हो। नहीं भाई, शेयर इशू तो इसलिए करते हैं ताकि आप बिजनेस को फंड कर पाओ, बिजनेस को चला पाओ, फाइनेंस कर पाओ। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो काम ही शेयर इशू करने का करता हो। नहीं। ठीक है। सो डिविडेंड पे करना, चाहे एक फाइनेंसिंग कंपनी पे कर रही हो चाहे एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे कर रही हो, हमेशा किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज सिंस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स डिबेंचर आर इट्स मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सिक्योरिटीज का परचेज सेल करना उसका कोर एक्टिविटी, ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और इसी तरह से लोन लेना और देना भी उसका एक नॉर्मल कोर एक्टिविटी है। ठीक है। ओके। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज मानते हैं। ठीक है। फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, रिसीट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम शैल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उनके लिए प्रीमियम मिलना, क्लेम का पे करना वो एक रेगुलर नेचर का काम है, हर दिन का काम है, ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है। कोई रियल एस्टेट एंटरप्राइज अगर है जो प्रॉपर्टीज में डील करती हो, तो उनके लिए लैंड परचेज सेल करना या रेंट रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है। ओके। अगर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंप्यूटर बनाने का काम कर रही है, तो उनके लिए मैन्युफैक्चर करना, सेल करना कंप्यूटर्स का, वो उनका एक कोर बिजनेस ऑपरेशन है, कोर एक्टिविटी है। ठीक है। ऑपरेटिंग में आएगी। ठीक। समझ गए हम तो, इतना बढ़िया समझ गए। ठीक है। ओके। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा बना होगा, बट चलो कोई नहीं, डिटेल्ड हो गया। देखो क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। अगर एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो कैसे, नॉन फाइनेंशियल है तो कैसे। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक क्लासिफाई करना है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज, सॉरी फाइनेंशियल, ठीक है, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है। फाइनेंशियल मैंने आपको बता ही दिया, वो कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी का परचेज सेल करती हैं, लोन देने लेने का काम करते हैं, वो फाइनेंशियल होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एंटरप्राइज की ही बात कर लेते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, सिक्योरिटी परचेज करना उनके लिए नॉर्मल काम है, ऑपरेटिंग होगी। ठीक है। ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी परचेज करना रेगुलर काम है, सो ब्रोकरेज भी वो रेगुलर बेसिस पे पे करते होंगे, ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेटिंग। ठीक है। सिक्योरिटी का बेचना, ऑपरेटिंग। लोन्स एंड एडवांसेस मेड मतलब लोन देना, ये भी क्या है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग। रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन दिया और रीपे कर दिया, ठीक है, तो हमें वापस मिल गया, सो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग ही है। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है लोन पे अगर, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव करना भी एक रेगुलर काम है, हर दिन का काम है फाइनेंशियल का, तो ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव करना, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पे करना, ऑपरेटिंग। लेकिन अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं, सो भाई डिविडेंड तो जाएगा शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड तो जाएगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है। डिविडेंड तो जाएगा शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स किस में आते हैं, हमारे फाइनेंसिंग कंपनी में आते हैं। ठीक है। तो ये किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। ठीक है। ओके। इसके बाद बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल की। तो नॉन फाइनेंशियल एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, आइसक्रीम, हमारा बिजनेस आइसक्रीम का है। सो अगर मैंने सिक्योरिटी परचेज करी है तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग में आएगा। ब्रोकरेज पे कर रही हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटीज परचेज कर ली, उस पर ब्रोकरेज पे कर रही हूँ, तो मेरे इन्वेस्टमेंट से ही तो रिलेटेड हुआ, इन्वेस्टिंग में आएगा। सेल कर रही हूँ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टिंग में आएगा। लोन दिया है अगर मैंने, तो वो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ना, ताकि मुझे वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो पाए। ओके। रीपे कर दिया लोन, अगर मिल गया वापस, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग। ठीक है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इंटरेस्ट पे कब करेंगे भाई, जब हमने डिबेंचर इशू करे होंगे। और मैं एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हूँ, मेरा आइसक्रीम का बिजनेस है, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, या मैंने लोन लिया, तो मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगी, और वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है। डिविडेंड पेड, फाइनेंशिंग। ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा काम डन।
राइट, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। हम लोगों ने पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी समझ लिया, सारे हमने एडजस्टमेंट भी समझ लिए, फिक्स्ड अकाउंट के, एक्यूमुलेटेड डेट का, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग भी हो गया। सो हो ही गया है सब कुछ, राइट। सो आई थिंक कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कितनी देर का है मुझे नहीं पता, वो भी मैं चेक करती हूँ, बट डिटेल्ड वीडियो रहा। समझ में आई होंगी आपको चीज़ें, नहीं आई हैं, किसी पॉइंट में डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।